दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि लेकर आया हूं आपका बिहार का हिस्ट्री, बिहार के इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन क्लास में, बिहार में क्या है, उसकी सीमा और उसमें क्या क्या आते हैं, राजकीय प्रतीक बिहार के क्या क्या हैं। जनसंख्या 11 की जनगणना के अनुसार से हम लोगों ने बिहार का विहंगावलोकन किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार की इतिहास। आज बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास और संस्कृति बिहार की कैसी रही है, आप लोग तो जानते ही हैं। बिहार का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, जो कि सब सारे लोग हमारे देश के लोग के हर एक जुआ पर है। बिहार में ऐसे ऐसे इतिहास बने हैं और अभी भी बनते जा रहे हैं। चलिए आप लोग का क्लास स्टार्ट करता हूँ। बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे कि बिहार का काल तीन काल में बटा हुआ है। एक पूर्व पुरापाषाण काल है, दूसरा नवयुग है, तीसरा ताम्रपाषाण युग है। जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल में अब देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल का कौन सा एरिया बिहार का, कौन कौन सा एरिया पूर्व पाषाण काल को मतलब इंगित करता है कि ये हम लोग का कुछ साक्ष्य वहाँ से मिले हैं और इसकी वजह से वो सब जिला और क्षेत्र कहा जाता है कि ये पूर्व पाषाण काल के क्षेत्र हैं। चलिए 1 सेकेंड, मैं पिकअप कर रहा हूँ। ये आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में पहले बताता हूँ। प्रागैतिहासिक काल में तीन इसे तीन भाग में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में है, ये पूर्व पाषाण काल है। ये पहला, 1 सेकेंड, मैं ये ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद ये कौन सा है, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल। एक सेकेंड, इसे पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और दूसरा है नवपाषाण काल। ये देखिए, नवपाषाण काल। और तीसरा हमारा है ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल कह सकते हैं। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से क्षेत्र हैं। पूर्व पाषाण काल में हमारा क्षेत्र ये आता है मुंगेर, मुंगेर। दूसरा है नालंदा। तीसरा है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर को हम लोग पश्चिमी चंपारण के नाम से भी जानते हैं अभी करंट में, पश्चिमी चंपारण। ठीक। और नवपाषाण युग में ये हमारा आता है, देखा जाए तो ये, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये चिरांद, जिसे हम लोग अभी सारण के नाम से जानते हैं, ये सारण है। दूसरा में गया है, जिसे पहले ताराडी के नाम से जाना जाता था, गया। तीसरा में है वैशाली।
वैशाली, वैशाली है। और चौथा में है पटना, ये पटना है हमारा। और पांचवा में रोहतास आता है, रोहतास। ये 5 क्षेत्र हैं जो कि नवपाषाण काल के साक्ष्य देते हैं। और ये देखिए, एक सेकेंड, ताम्रपाषाण काल युग के बताता हूँ। ये आपका चिरांद, चिरांद को आप लोग, मैंने बताया था अभी, शारन, शारन, चेचर, चेचर को मैंने बताया था वैशाली नाम से जाना जाता है, वैशाली। फिर सोनर, सोनुमर बोला जाता है, पहले सोनुमर नाम से जाना जाता था रोहतास को, रोहतास को। फिर उसके बाद मांझी, मांझी आप लोग जानते हैं कि नहीं कहा जाता था। मांझी एक नाम ही था उसका, भी तत्कालीन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मांझी था। चौथा था मनेर, मनेर तो आप लोग जान ही रहे, पटना, मनेर को पटना का नाम से जाना जाता है। तारडिया को तो आप मैंने बताया ही, गया। एक सेकेंड इसे ऊपर देता हूँ, तारडिया को, एक सेकेंड, तारडिया को गया बोला जाता है। और मनेर तो बता ही दिया, पटना। और सोनपुर, एक सोनपुर भी है क्षेत्र, सोनपुर, सोनपुर का मेला आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो कि सोनपुर में लगता है। चलिए, अब ताम्रपाषाण युग तो मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कहाँ पर बिहार में स्थित महाजनपद का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्रथम उल्लेख कब किया गया था, उसकी राजधानी कहाँ थी, और वर्तमान स्थिति में कहाँ है महाजनपद का क्षेत्र। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आपको मैं दिखाता हूँ। महाजनपद, महाजनपद, ये 6ठी ईसा पूर्व की बात है, 6वीं ईसा पूर्व। और इसका प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, इसका प्रथम उल्लेख हमें मिलता है, 1 सेकेंड आपको दिखाता हूँ। ये उल्लेख हमें, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हमें अथर्ववेदा से मिलता है, अथर्ववेद से। इसकी राजधानी उस टाइम कहाँ थी, इसकी राजधानी मालनी, मालनी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं अभी, अन्य नाम इसका चंपा था, चेनपो था, मालिनी, अन्य नाम इसका चंपा, चेनप्पो था। महान जनपद। और आगे हम लोग देखते हैं कि मगध का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। हमें मगध का उल्लेख मगध को देखते हैं, मगध का उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, अथर्ववेद से।
इसके संस्थापक कौन थे? वृहद्रथ। संस्थापक कौन थे? मगध के संस्थापक वृहद्रथ थे। वृहद्रथ थे। आप लोग को मैं ये नोट्स दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग बनाते जाओ ये नोट्स, आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएगी। इसलिए मैं आपको ये लिख लिख कर बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग सिर्फ सुनने से बेहतर है कि और उसको आप एक बार नोट करते जाओ। इसकी प्रारंभिक, मगध की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी इसकी थी कहाँ? ग्रीवज राजधानी। इसकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीवर्ज थी। ग्रीवर्ज नाम आपने अभी तो नहीं जानते होंगे, इसके नाम है राजगीर। इसका नाम है राजगीर। और परिवर्तित राजधानी कहाँ थी? परिवर्तित राजधानी ये आपकी पटना, जो कि पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था। अपूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण, फूस की झोपड़ी मिली है वहाँ। और मुंगेर में जैसे कि आप वहाँ पाषाण काल में कुल्हाड़ी, मुंगेर में ये प्राप्त हुई है कुल्हाड़ी एट्सेट्रा। ऐसी चीज़ें कुछ प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद उस एरिया को उस क्षेत्र में उस काल में शामिल किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में जानते हैं, जो कि हर्यक वंश कब आया था, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी और उसके पहले राजा कौन रहे हैं, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, हर्यक वंश लगा ली हेडिंग। हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसमें पहला शासक रहा है बिंबिसार, जिसकी हर्यक वंश के पहली शासक बिंबिसार ये राजा रहे हैं, बिंबिसार। ये कब से कब तक रहे हैं? 544 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व तक। समझ गए? अब देखिए ये बिंबिसार के हम लोग बारे में समझते हैं कि ये बिंबिसार के कैसा वैवाहिक संबंध रहा है, किनके साथ विवाह हुआ, ये कौन सी उपाधि लिए, इसने क्या क्या इनके राज में हुआ, ये सब के बारे में जानते हैं। चलिए ये वैवाहिक संबंध के बारे में बताया जाए तो इनका विवाह कौशल की राजकुमारी महाकोशला से हुई थी। किसे? महाकोशला से। कहाँ की राजकुमारी थी? कौशल की, कौशल की राजकुमारी थी। और दूसरा विवाह ये किए थे वैशाली की राजकुमारी चेलना से। दूसरा किससे किए थे? चेलना से। ये कहाँ की राजकुमारी थी? वैशाली की, ये वैशाली की राजकुमारी थी। और तीसरा ये विवाह किए थे मुद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। मुद्रकुल की राजकुमारी थी ये, मुद्रकुल की राजकुमारी थी। ये 3 विवाह किए थे। पहला महाकोशला किए थे, महाकोशला किए थे ये, सॉरी मेरी मुद्रकुल से की राजकुमारी थी। ये पहला विवाह किए थे महाकोशला से, और दूसरा जो कि कौशल की राजकुमारी थी। दूसरा विवाह किए थे चेलना से जो वैशाली की राजकुमारी थी। तीसरा विवाह क्षेमा से किए थे जो मुद्रकुल की राजकुमारी थी। और इसके राजवैद्य जीवक क्या थे? जीवक, राजवैद्य। इसके राजवैद्य कौन थे? जीवक। ये इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? उपाधि बोला जाए तो ये उपाधि श्रेणी की सबसे उच्च श्रेणी की उपाधि मिली थी। श्रेणी, श्रेणी ये उपाधि लिए थे।
सबसे पहले हाथी का प्रयोग किसने किया था? सेना में हाथी का प्रयोग इन्होंने ही किया था, बिंबिसार ने। किसका प्रयोग किया था? हाथी का। और अंग नरेश बृहदत्त पर विजय ये पाए थे सबसे। इन्होंने अंग नरेश बृहदत्त को हरा दिया था युद्ध में। किससे? अंग नरेश बृहद्रथ। बृहद्रथ पर विजय पाए थे। इसके बाद इनका अगला हर्यक वंश का शासक रहा है अजातशत्रु। चलिए तो अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु, इनका काल कब से कब तक रहा है? 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा है। 492 से 460 ईसा पूर्व तक, ये याद रखिएगा। ये इनका टाइम पूछा जाता है कि कब से कब तक इनका शासन काल रहा है अजातशत्रु का। ये विवाह किसके साथ किए थे? ये विवाह वो अपनी माता के भाई के पुत्र के साथ किए थे। विवाह देखा जाए तो सॉरी, ये विवाह किए थे प्रसेनजीत के पुत्री वजीरा से। किससे? वजीरा से। ये वजीरा से किए थे। ये किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत की पुत्री थी। अन्य नाम इनका क्या था? कुनिक। दूसरा नाम कुनिक था इनका। कुनिक किसका? अजातशत्रु का। और ये किस धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये इनके ही काल में बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति हुआ था। प्रथम संगीति बैठक हुआ था। बौद्ध धर्म की संगीति कब हुआ था? पहले बौद्ध संगीति कौन सी बैठक हुई थी? ये प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम कब हुई थी? ये याद रखिएगा, 492 से 460 ईसा पूर्व में हुए थे। सबसे प्रथम बौद्ध संगीति, ये पूछा जाता है कि प्रथम संगीत बौद्ध धर्म की कब हुई थी। ये किस राज्य पे विजय पाए थे? ये वैशाली पे विजय पाए थे। वैशाली से युद्ध कर विजय पाए थे। ये वैशाली पर विजय पाए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सा शासक आए थे? इसके बाद आए थे शासक उदायीन। उदायीन जो कि 460 ईस्वी से 444 ईस्वी तक रहे थे। इसके बाद शासक उदायीन आए थे। इसके बाद अगला शासक उदायीन कब से? 460 से 444 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा था उदायीन का। ये उदायीन का शासनकाल, ये शासनकाल का टाइम है 460 से 444 ईसा पूर्व। और इसकी पाटलिपुत्र राजधानी रही है। और ये पाटलिपुत्र की स्थापना किए हैं। और पुराना नाम इसका, पाटलिपुत्र का पहले नाम कुशमपुर था। और राजधानी पहले राजगिरा था। राजगिरा मतलब राजगीर। और राजगीर से ये परिवर्तित करके ये अपना राजधानी पाटलिपुत्र किए थे। तो इनके बारे में थोड़ा लिख देते हैं।
कि आप लोग को पहली राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी इसकी राजगृह थी। स्थानांतरित राजधानी लिखा, स्थानांतरित राजधानी। पुत्र था। और पहले राजधानी क्या था? राजधानी पहली थे राजगृह। पहला राजधानी राजगृह था। आप लोग थोड़ा मेरे आवाज़ को सुन सुन कर लिखो। मैं तो ये हिंट के लिए आपको लिख दे रहा हूँ ये बोर्ड पर। इसका उत्तराधिकारी फिर इसके बाद आया उदयन के बाद, एक सेकेंड, उदयन के बाद इसका उत्तराधिकारी अनिरुद्ध बना। इसके बाद ये अनिरुद्ध इसका उत्तराधिकारी बना, जो कि लंबे समय तक ये टिका नहीं। फिर अनिरुद्ध के बाद फिर दूसरा इसके उत्तराधिकारी मुंडक बने। यही मतलब उदयन ही लास्ट मेन शासक था जो कि अपने काल में कुछ किया। और उसके बाद मुंडल बने अनिरुद्ध के बाद, और फिर मुंडल के बाद नागदशक बने। इनके बारे में विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ वैसे कुछ नहीं किए थे। और ये सिर्फ जान लो कि इनके अंतिम शासक ये रहे थे, नागदशक। अंतिम शासक किसके? हर्यक वंश के। हर्यक वंश के अंतिम शासक रहे थे नागदशक। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की स्थापना, ये नागदशक कौन था? पहले ये नागदशक के टाइम में ही उसके अमात्य थे नागदशक के, वही शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और शिशुनाग वंश उनकी हत्या कर शिशुनाग वंश अपना वो राज्य बना लेता है। अब चलिए हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शिशुनाग वंश ये कब से कब तक रहा था? इसकी कोई विशेष पुष्टि पूरी काल की नहीं हो पाती है। इसके लिए इसको आपको ड्यूरेशन नहीं टाइम याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ फिर परिवर्तित किए, और इसके राज्यपाल कौन थे, और वत्स कोसला मगध में विलय कब कैसे किए थे। चलिए ये जान लेते हैं कि शिशुनाग वंश इसके संस्थापक थे। शिशुनाग ही संस्थापक थे शिशुनाग वंश के। कौन थे? शिशुनाग। और इनकी राजधानी पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से फिर ये स्थानांतरित करके ये अपनी राजधानी वैशाली कर लिए थे फिर से। आज पहले तो ये पाटलिपुत्र राजधानी इन्होंने हर्यक वंश में बना, उदयन बनाए थे। और फिर ये पाटलिपुत्र से लेकर चले गए कहाँ? वैशाली। और ये अवंती, वत्स और ये कोशला, ये तीनों का विलय किए थे। किसका किसका? अवंती, वत्स और कोशला का, और कोशला का, ये तीनों का विलय किए थे। और इसके राज्यपाल कौन थे? नागदशक के टाइम में अमात्य थे। शिशुवंश, ये नागदशक के टाइम में अमात्य थे। कौन? शिशुनाग।
अमात्य, ये याद रखिएगा। अन्य नाम इनके कालाशोक, काकवर्ण, वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था कालाशोक के टाइम में। इसके बाद अगला शासक शिशुनाग वंश के कालाशोक बने। कालाशोक में ये द्वितीय संगीति बैठक हुआ था बौद्ध धर्म का। और अंतिम शासक नंदीवर्धन इनके अंतिम शासक बने नागवंश, शिशुनाग का, नागवंश का। और इसके बाद नंदवंश आता है। नंदवंश में ये फिर शिशुनाग वंश खत्म होने के बाद नंदवंश स्टार्ट होता है। नंदवंश को हम लोग देखते हैं कि इसके संस्थापक क्या उपाधि लिए थे। नंदवंश संस्थापक इसके कौन थे? नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महान पद्नंद इसके संस्थापक थे। ये क्या क्या उपाधि लिए थे? इन्होंने बहुत सारा, महापद्नंद ने बहुत सारा उपाधि लिए थे, जैसे कि महामग, महामग, उग्रसेन, एकराट, एकराट की उपाधि लिए थे, भार्गव की उपाधि लिए थे, भार्गव की उपाधि लिए थे। इसके बाद इनके मंत्री कौन थे? मंत्री थे कल्पक, इसके मंत्री कल्पक थे। इन्होंने किस किस पर विजय प्राप्त किया था? विजय देखा जाए तो इन्होंने इक्ष्वाकु, पंचाल, इक्ष्वाकु, वितिहोत्र, कलिंग पर, फिर हाई पर, अश्मई पर, अश्मक पर। इसके कुल शासक कितने रहे थे? इसके कुल शासक 9, टोटल शासक 9 रहे थे। सिर्फ ये याद रखिए, इसके 9 शासक रहे थे। कुल कितने शासक? 9 शासक थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9 शासक में ये उग्रसेन थे, फिर पांडुपति थे, गोविंद पाषाणक थे, कैवर्त थे, पांडुक थे, भूतपाल थे, राष्ट्रपाल थे, दस सिद्धक थे, और इसके बाद धनानंद थे। धनानंद इसके अंतिम शासक थे। अंतिम शासक इसके धनानंद थे। और अंतिम शासक के इस धनानंद के सेनापति कौन थे? भद्रसाल इसके अंतिम शासक थे। और इसके अंतिम शासक के मंत्री कौन थे? मंत्री आपका सकटाल थे, सकटाल। ये इनका काल किसके कालीन था? सिकंदर के कालीन, सिकंदर के कालीन। इनका शासन सिकंदर के कालीन था, समकालीन। इसके बाद होता है स्टार्ट मौर्य वंश। इसके धनानंद का को युद्ध करके मौर्य वंश पराजित करता है। इन्हीं के काल में चाणक्य को बेइज्जती किया जाता है। किसके काल में? धनानंद के काल में। तो इसलिए उन्होंने उसे बोल कर ये छोड़ते हैं उस राजवंश को कि मैं तुमसे भी अच्छा शासक एक लाऊंगा और तुम्हें पराजित करेगा वो। तब मौर्य वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की। अब मौर्य वंश में इसके पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही ये ट्रेंड किए थे चाणक्य। पहला शासक आकर बनता है चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य। ये डिजिटल बोर्ड पर उतना अच्छे से लिखने में स्लिप करता है, इसीलिए ये राइटिंग ऐसे हो जा रहा है। आप लोगों को मैं बोलते जा रहा हूँ, बस डिक्टेट करते जा रहा हूँ, आप अपने नोट्स बुक में लिखते जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम शासक बने थे, किसके? मौर्य वंश के। उसके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इसके मंत्री कौन थे? मंत्री ऑब्वियसली चाणक्य थे, चाणक्य थे। और उसके बाद इनका अन्य नाम क्या क्या था? अन्य नाम सेंड्रोकोटस नाम था, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंट्रोकोप्टस अन्य नाम थे। सेंट्रोकोटस ये नाम थे। इनके समय में राजधानी कहाँ थी? राजधानी, राजधानी ये पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला में हुई। कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला में। ये सब तथ्य याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये सब तथ्य पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में ज़्यादातर। ये श्रवण बेलगोला में हुई थी इनकी मृत्यु। ये साक्ष्य मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्ष्य शिलालेख के द्वारा लिखा गया है, शिलालेख पर प्राप्त किया गया है, संलेखना द्वारा। अब इसके बाद इसके शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि महान युद्ध लड़ते हैं किसके साथ? शैलुकस के साथ। दूसरा शासक इनका चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। ये सेल्यूकस के साथ युद्ध लड़े थे। कहाँ पर? ये सिंधु नदी पर लड़े थे अपना युद्ध, सिंधु नदी के किनारे। किसके साथ लड़े थे? सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस के साथ युद्ध लड़े थे। ये कहाँ लड़े थे? कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। इस युद्ध में चंद्रगुप्त जीते थे, चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। और इस युद्ध के बाद ये सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो गया। सेल्यूकस की पुत्री के साथ, की पुत्री के हेलेना के साथ, हेलेना के साथ इनका विवाह हो गया। सेल्यूकस के राजदूत कौन थे जो कि भारत आए? सेल्यूकस के राजदूत, सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज थे, अस्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त के टाइम में ये राजदूत बन के सेल्यूकस के राजदूत बनकर ये चंद्रगुप्त के काल में आए थे, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र थे, निम्नलिखित क्षेत्र प्राप्त किए थे। क्षेत्र में देखा जाए ये क्षेत्र एरिया, एरिया नाम ही है, जिस कांधार, मकरान, मकरान,
और काबुल जैसे क्षेत्र थे। इन्होंने युद्ध के उपरांत ये प्राप्त किए थे। ये चंद्रगुप्त का काल ये कब था? चंद्रगुप्त का काल ये चल रहा था उस टाइम 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के बाद फिर बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी बने, और ये इनका काल 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा। और इनके पिता का नाम तो आप जान ही रहे हैं, अभी पढ़ाया उनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यही चंद्रगुप्त मौर्य ही इनके पिता थे, और ये बिंदुसार उनके चंद्रगुप्त मौर्य के अगला उत्तराधिकारी बने। और उनकी माता का नाम दुर्धरा था, और पत्नी धम्मा सुभद्रांगी दांगी थी। चलिए आपको एक बार हम लिख देते हैं किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में माता का क्या नाम था? बिंदुसार के माता का नाम माता दुर्धरा दुर्धरा थी। पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, और पत्नी धम्मा, और दूसरी पत्नी सुभद्रांगी थी। और इसके मंत्री कौन थे? मंत्री चाणक्य ही थे। चाणक्य ही मंत्री थे। इनका जन्म कैसे हुआ था? इनका जन्म सिजेरियन तरीके से हुआ था। ये प्रथम शासक ऐसे थे जो सिजेरियन तरीके से जन्मे थे। सिजेरियन तरीके से जन्मे थे। अब बिंदुसार का अन्य नाम कहाँ कहाँ आता है? बिंदुसार के नाम पुराण पुराण में लिया जाता है। भद्रसार, बारीसार, जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। यूनान में अमित्रचेटस अमित्रचो अमित्र अमित्रोचेडस के नाम से जाना जाता है। और चीनी लोग बिंदुपाल के नाम से जानते हैं। और संस्कृत में अमित्रघात के नाम से जानते हैं। इनके बहुत सारे नाम थे। इनके ये सब आप लोग नोट कर लो। पुराण में भद्रसार के नाम से जानते थे, भद्रसार। जैन में सिंहसेन। यूनानी लोग क्या करके बोलते थे? अमित्र चेटस चेटस अमित्र चेटस। चीनी लोग बिंदुपाल के नाम से जानते थे। बिंदुपाल के नाम से जानते थे। और संस्कृत में क्या बोलते थे? संस्कृत में इनको अमित्रघात के नाम से जानते थे। अब चलिए इनके बाद इनका शासन के बाद आता है अशोका का। अशोक का शासनकाल कब से कब स्टार्ट हुआ था? अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। चलिए अशोक के बारे में कुछ तथ्य लिखते हैं। इसके 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक। इसके पिता कौन थे? अभी ये अशोक पुत्र और उत्तराधिकारी थे किनके? बिंदुसार के। ये बिंदुसार के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी थी। शुभद्रांगी इसकी माता थी। कौन थी? माता
पिता। और माता का अन्य नाम धम्मा भी था। और इनकी पत्नियां 3-4 थी इनकी पत्नी। पत्नी का नाम देखा जाए तो पहला नाम देवी, दूसरा पद्मावती, तीसरा करुवती, चौथा तिसरचिता। इसके पुत्र कौन कौन थे? पुत्र जालोक, महेंद्र, तीवर, कुणाल आदि थे। अब पुत्री का नाम, जब पुत्र का नाम लिख रहे हैं तो पुत्री का नाम भी आप लिख लें। पुत्री का नाम अक्सर पूछा जाता है। पुत्री का नाम संघमित्रा। बोल दिएगा कि इनकी 3-4 नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनकी कौन कौन सी पुत्री थी। पहले संघमित्रा, दूसरा चारुमती इनकी दूसरी पुत्री थी। और इनके काल में मंत्री कौन थे? राधागुप्त इनके मंत्री थे। अशोक के अन्य नाम क्या क्या थे? अन्य नाम अशोकवर्धन थे। दूसरा बुद्धशाक्य। तीसरा मगधराज। इनके अन्य नाम बहुत बहुत सारे नाम थे इनके। अशोक नाम थे, महाराज कुमार थे, देवान प्रियदर्शी थे, रानियों अशोक थे, प्रियदर्शी राजा थे, मगधराज था, बुद्धशाक्य था, एटसेट्रा। अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इसके खोजकर्ता टिफैनथ्रल। जो कि 1750 ईस्वी में खोजे थे इसके अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की लिपि मिलती है। अरामाइक ख्रोस्टी लिपि मिलती है, ब्राह्मी लिपि मिलती है, द्विभाषिक लिपि मिलती है। ये सब लिपि है। अब भाषा प्राकृत थी। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख मिले हैं कहाँ कहाँ से? बिहार में अशोक के अभिलेख ये कहाँ से मिले हैं? बिहार में अशोक के अभिलेख लघुशिला सासाराम से मिले हैं। लघुशिला लेख कहाँ से मिले हैं? सासाराम। और स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से मिला है? स्तंभ लेख ये बहुत सारी जगह से मिला है। पश्चिमी चंपारण से मिला है। चंपारण, पूर्वी चंपारण से मिला है। रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण में ही है।
पश्चिमी चंपारण में ही है। इसके गुहा लेख कहाँ से मिले हैं? गुहा लेख देखते हैं। गुहा लेख लिखिए। गुहा लेख, अशोक के गुहा लेख बराबर पहाड़ी गया से मिला है। बराबर पहाड़ी कहाँ से? गया। इसके खोजकर्ता कौन थे? हैरिंगटन। हैरिंगटन 1785 ईस्वी में खोजे थे। अशोक के समय के विदेशी शासक कौन कौन से थे? ये सिर्फ माइंड में रख लीजिए। एंटियोकस, टॉलमी, फिलाडेल्फस जो कि मिस्र से आए थे भारत में। उसके बाद एंटीगोनस जो कि देश मकदूनिया से आए थे। मगस जो कि देश साइरिन से आए थे। अलेक्जेंडर एपिरस से आए थे। मौर्यकालीन प्रांत और उसकी राजधानी क्या क्या रहा है, थोड़ा इसका बारे में देखते हैं। उत्तरापथ उचित नाम तक्षशिला था। तक्षशिला के बाद स्वर्णगिरी था। अवंती अवंती था जो कि उज्जैनी महिष्मती में बना। और फिर तौसली जो कलिंग था, पाटलिपुत्र था। एक सेकेंड। मौर्यकालीन प्रांत और गुहा लेख के बाद हम लोग मौर्यकालीन प्रांत और उसकी राजधानी एक बार देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रांत कौन कौन से थे मौर्यकाल के? एक थे तक्षशिला, पहला मौर्यकालीन प्रांत हुआ राजधानी। एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन से राजधानी थे, अब किस प्रांत की राजधानी थी। पहला था उत्तरापथ। उत्तरापथ राजधानी। उत्तरापथ को उदिच भी बोला जाता था। राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला तक्षशिला राजधानी थी। दूसरा था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी थी। थर्ड प्राची था। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। चौथा कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तौसली। एक पांचवा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ये हमारा मौर्यकाल की प्रांत और राजधानी उसकी हो गई। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये मौर्यकाल हमारा समाप्त यहाँ होता है। मौर्यकाल के बाद ये शुंग वंश स्टार्ट होता है यहाँ से। ये शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के अब देखते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए शुंग वंश के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन सा वंश आता है इसके बाद? शुंग वंश के बारे में जानते हैं थोड़ा। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। थे इसके संस्थापक। ये अपने काल में
2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने करवाए थे यज्ञ? यज्ञ 2 करवाए थे। ये कैसे पता चलता है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। और ये कौन कौन से उपाधि लिए थे? उपाधि देखा जाए तो उपाधि लिए थे, ये सेनानी का लिए थे, सेनानी। औदभिज का लिए थे, औदभिज का लिए थे। इसके बाद औदभिज के बाद ये कौशलाधिप का लिए थे, कौशलाधिप का ये उपाधि लिए थे। ये शुंग वंश के टोटल हमारे देखा टोटल शासक 10 थे, और इसके अंतिम शासक शुंग वंश के अंतिम शासक ये देवभूति थे। अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। ये इनका राजधानी कहाँ था? राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके बाद अब कण्व वंश स्टार्ट होता है। इनका शासन ये इनके 10 वंशज रहे। इसके बाद 10 शासक तक चला, लेकिन कुछ खास वैसी कार्य नहीं इनके काल में हुआ, इसीलिए इन लोगों को उतना महत्वता के साथ नहीं पढ़ा जाता है। सिर्फ अंतिम शासक ये हम लोग याद रखेंगे, देवभूति थे इस वंश के, कण्व वंश के, शुंग वंश के, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब कण्व वंश। अब देखिए कण्व वंश हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए कुछ कण्व वंश के बारे में जानते हैं। कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक देखते हैं। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या किए थे ये शुंग जो अंतिम शासक ये हमने बताया था आपको, ये देवभूति ये शुंग वंश के थे। उनकी हत्या करके ये सिंहासन इन्होंने कण्व वंश अपना स्टार्ट किया था। किसने? वासुदेव ने। इसीलिए और इनके कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा। ये भी कुछ इनके काल में भी कुछ खास कार्य नहीं हुआ। शासक कौन थे? सुशर्मा। सुशर्मा थे। सुशर्मा ये कण्व वंश के अंतिम शासक थे। और इसके बाद स्टार्ट होता है ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश, अब चलिए ब्राह्मण वंश के बारे में देखते हैं। इसके बाद कण्व वंश के बाद ब्राह्मण वंश स्टार्ट होता है, ब्राह्मण वंश। इसके टोटल शासक 4 शासक रहे हैं इनके वंश में, ब्राह्मण वंश में। और 4 शासक, ये 4 शासक रहे हैं, सॉरी शासक, टोटल कितने शासक रहे हैं? 4। 4 शासक रहे हैं। 4 शासक का नाम हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, वो कौन कौन से शासक थे। पहला देखते हैं, पहला शासक वासुदेव। वासुदेव। दूसरा भूमिमित्र। भूमिमित्र। तीसरा नारायण। चौथा सुशर्मा। अब चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि ये मध्यकाल में ये क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला एक आजीविक भविष्यवक्ता का नाम बता सकते हैं आप लोग क्या? इनका नाम था पिंगलवत्स। ये अशोक के
सम्राट बनने की भविष्यवाणी किए थे, इसलिए इनको भविष्यवक्ता कहा जाता है। बिंदुसार के दरबार में ही ये भविष्यवाणी कर दिए थे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम से मांगी गई वस्तु क्या थी? ये नोट कर लीजिएगा, ये 2-3 पॉइंट्स हैं। परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। भविष्यवक्ता करने वाले कौन थे? पिंगलवत्स। दूसरा पॉइंट, ये दोनों बिंदुसार के दरबार में ही थे। बिंदुसार एंटीयोकस प्रथम से क्या मांगा था? बिंदुसार एंटीयोकस से क्या मांगा था? एंटीयोकस प्रथम से ये क्या मांगा था? अंगूरी मदिरा, मतलब अंगूर से बना हुआ ये दारू आप कह सकते हैं, वाइन, अंगूरी मदिरा मांगा था। और सूखा अंजीर मांगा था, सूखा अंजीर। और एक दार्शनिक मांगा था, एक दार्शनिक। चलिए अब देखते हैं, चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलागोला जाने वाले जैन आचार्य कौन थे? चंद्रगुप्त जब गए थे श्रवण बेला जाने वाले जैन आचार्य का नाम क्या था? श्रवण बेला जाने वाले, बेलगोला जाने वाले चंद्रगुप्त के साथ के कौन थे? ये थे भद्रबाहु। ये जैन के आचार्य थे, जैन धर्म के। ये इन्होंने ही साथ चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला गया था। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी किसकी? क्या आप लोग बता सकते हैं? प्राचीन काल की बड़ी मंत्री परिषद, प्राचीन काल की बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? बिंदुसार की थी। किसकी थी? बिंदुसार की। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कण्व वंश के बाद स्टार्ट होता है पाल वंश। अब चलिए पाल वंश के बारे में जानते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, कौन सा वंश? पाल वंश। पाल वंश, ये सिर्फ मैं बिहार के हिस्ट्री के पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये सब जो तथ्य हैं वही सब मैं बताते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको बर्डन ना लगे ये पढ़ने में। इसलिए मैं ये मेन पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके चलिए, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे बताइए आप लोग? इसके संस्थापक गोपाल थे। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा है। 750 से 770 ईस्वी तक, मतलब ये टोटल 20 साल ये अपने रहे हैं गद्दी पर। इनका अधिकार कहाँ था? मगध में। कहाँ अधिकार जमाए हुए थे? मगध में अधिकार जमाए हुए थे। इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले बताइए शासक कौन थे? विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले शासक यही गोपाल थे। कौन सा विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय के नाम कमेंट में लिखिए। उदंतपुरी।
उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही किया था। अब इसके बाद गोपाल के बाद दूसरे शासक आते हैं, इनके पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल। गोपाल के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल कब से कब तक रहे हैं? 770 से 810 ईस्वी तक रहे हैं ये गद्दी पर। चलिए अब ये किसके उत्तराधिकारी थे? अभी मैंने बताया गोपाल जी का। इन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय, गोपाल ने भी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, इन्होंने ही भी विश्वविद्यालय का स्थापना किया। कौन से विश्वविद्यालय का? इनका विश्वविद्यालय, गोपाल का विश्वविद्यालय कौन सा था? उदंतपुरी था। इनका विश्वविद्यालय कमेंट में लिखिए तब तक। जी हाँ, विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। विक्रमशिला ये कहाँ है? भागलपुर में। ये भागलपुर में स्थापना किए थे। विक्रमशिला का स्थापना कहाँ के थे? भागलपुर में। और ये सोमपुरी बिहार का भी निर्माण किए थे। क्या निर्माण किए थे? निर्माण में इनका सोमपुरी बिहार का निर्माण किए थे। इसके बाद एक नया शासक आता है धर्मपाल के बाद, देवपाल जो कि इनका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद कौन आता है? देवपाल। शासनकाल कब से? 810 से 850 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है देवपाल का। इनके समय में राजधानी कहाँ रहा है? राजधानी मुंगेर रहा है। देवपाल के समय में राजधानी मुंगेर रहा है। ये किनसे लड़ाई करने के बाद विजय प्राप्त किए थे? ये प्रतिहार शासक महिर भोज से लड़ाई करने के बाद उन पर विजय पाए थे। किनसे युद्ध हुआ था? किन पर विजय पाए थे? युद्ध विजय प्राप्त। कौन से शासक थे? महिर भोज शासक थे। इन्होंने क्या निर्माण किया था? इन्होंने नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? बालपुत्र देव के द्वारा। किस चीज का? छात्रावास का। इन्होंने छात्रावास का निर्माण करवाया था। नालंदा के प्रधान आचार्य कौन थे? ये नालंदा के प्रधान आचार्य वीरदेव आचार्य उस टाइम वीरदेव थे। इसके बाद स्टार्ट होता है मगध का उत्तर गुप्त वंश। पाल वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, गुप्त वंश का स्थापना होता है यहाँ से। अब गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। मगध का उत्तर गुप्त वंश। इनके समय में राजधानी कहाँ था? गुप्त वंश में राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक कौन थे?
गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे। कृष्ण गुप्त थे। अभिलेख कहाँ है? अभिलेख अभिलेख मिलता है कहाँ से? अपसड लेख से मिलता है। कौन सी लेख से? अपसड ऑफ लेख से मिलता है। इसके बाद ये गुप्त वंश के यहाँ यहीं खत्म होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है सेन वंश। इसके बाद सेन वंश के बारे में देखते हैं। सेन वंश में ऐसा क्या है? सेन वंश का फिर स्थापना होता है गुप्त वंश के बाद। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन। इनके काल में सेन वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन रहे? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम बताइए। विजय सेन। ये किस किस से? विजय सेन ये किन से विजय प्राप्त किए थे? किन पर? ये कर्नाट वंशीय न्यायदेव पर विजय प्राप्त किए थे। पहला कर्नाट वंशीय न्यायदेव पर। और दूसरा ये दूसरा अब क्या? ये इन पर प्राप्त किए थे विजय। और ये इनके काल में, ये अपने काल में किस ग्रंथों का रचना किए थे? ये दूसरे बल्लाल सेन दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किए थे। बल्लाल सेन सागर और अद्भुत सागर की रचना किए थे। सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे? इनके अंतिम शासक, सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक ये लक्ष्मण सेन थे। ये लक्ष्मण सेन किसके द्वारा पराजित किए हुए थे? ये बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित किए हुए थे। इनके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा पराजित करने वाला शासक, कौन था? बख्तियार खिलजी। इनके द्वारा ये पराजित हो गए थे। इसके बाद स्टार्ट होता है मिथिला का कर्नाट वंश। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कर्नाट वंश के बारे में। इसके बाद कौन सी वंश स्टार्ट होता है? कर्नाट वंश। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक न्यायदेव थे। संस्थापक कौन थे? न्यायदेव। ये उपाधि कौन कौन से लिए थे? कर्नाट कुलभूषण के। उपाधि क्या क्या लिए थे? कर्नाट कुलभूषण उपाधि लिए थे।
इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी सिमरावगढ़ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। सिमरावगढ़, इनकी राजधानी सिमरावगढ़ था, जो अभी कहाँ है? नेपाल में। इनके काल के कर्नाट वंश के प्रमुख शासक का नाम नरसिंह देव था। प्रमुख शासक कौन थे इनके काल में? नरसिंह देव, जो कि बख्तियार खिलजी को नजराना ये दिए थे, नरसिंह देव। फिर इसके बाद हरि सिंह देव आते हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय के शासक रहे। पंजी प्रबंधन का विकास उनके समय में हुआ। हरि सिंह देव के समय में मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये हरि सिंह देव के काल में ही मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, कर्नाट वंश के, और ये अंतिम शासक ये रहे। चलिए आप लोग को एक बार लिख देते हैं। इसके बाद कौन सा स्टार्ट हुए? नरसिंह देव के बाद हरि सिंह देव। हरि सिंह देव, इनके समय में ऐसा क्या खास हुआ? बंगाल अभियान के समय के शासक थे। कब के शासक थे? बंगाल अभियान के समय के। बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक के समय के। तुगलक समय के शासक थे। क्या विकास इन्होंने किया था? इन्होंने पंजी प्रबंधन का व्यवस्था किया था। पंजी प्रबंध की विकास किया था। इन्होंने मिथिला का स्वर्ण, इनके समय ही मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कब कहा जाता है? इनके समय में मिथिला का स्वर्ण युग रहा है। ये मिथिला का स्वर्ण युग रहा है। ये अंतिम शासक रहे हैं कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिवंश देव रहे। ये अंतिम शासक थे। शासक। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, कि बिहार में बौद्ध धर्म कब आया, जैन धर्म कब आया। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी प्रथम संगीति कब हुई और कितने संगीति हुई, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जन्म तीर्थकार पहले आप लोग को बता देते हैं। बिहार में जैन तीर्थकार आपको बता देते हैं पहले। जैन तीर्थकार, ये आपका मेन तीर्थकार आपको बताता हूँ मैं। पहला ये 10वां से हम लोग जानते हैं। 10वें तीर्थकार कौन थे? शीतलनाथ ये 10वें तीर्थकार थे। 12वें तीर्थकार कौन थे? वसुपूज्य। 19वें तीर्थकार कौन थे? 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ। 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ थे। और 20वें तीर्थकार ये सुरवतनाथ। और 21वें तीर्थकार नमीनाथ। ये मेन तीर्थकार बिहार में जन्मे थे।
इसीलिए इनको हम बता रहे हैं, क्योंकि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार में कौन से तीर्थकार जन्मे थे। ये 19वें तीर्थ ये 10वें तीर्थकार जन्मे थे शीतलनाथ, 12वें तीर्थकार, 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ, 20वें सुवर्तनाथ, 21वें नमीनाथ। ये कहाँ कहाँ जन्मे थे, इनको मैं इंगित कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये 12वें तीर्थकार चंपापुरी भागल के निकट जन्मे थे। ये दिखाई नहीं पड़ रहा, एक सेकेंड। चंपापुरी, चंपापुरी। वसुपूज्य कहाँ जन्मे थे, चंपापुरी में। मल्लीनाथ कहाँ जन्मे थे, मिथिला, मिथिला में। अशुव्रतनाथ कहाँ जन्मे थे, राजगृह में, राजगृह में। और ये नमीनाथ कहाँ जन्मे थे, मिथिला में। ये तीर्थकार थे जो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको अब आगे बताते हैं महावीर के बारे में। महावीर का महावीर के बारे में बताते हैं। महावीर और बिहार, बिहार। इनका महावीर का जन्म कब हुआ था, महावीर का जन्म किस जगह पे हुआ था। महावीर का जन्म स्थल वैशाली था। कहाँ थी, वैशाली में। इसके केवल प्राप्ति इन्होंने क्या किया था, ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल की प्राप्ति किए थे। केवल्य प्राप्ति कहाँ किए थे ये केवल्य प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पे किए थे, नदी तट पर। द्रिभिक ग्राम में किए थे, और कहाँ, जृंभिक ग्राम में, और शाल वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे, शाल वृक्ष के नीचे। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर जी कैवल्य की प्राप्ति कहाँ से किए थे। इसमें दे देगा, कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, शाल वृक्ष के नीचे, जृंभिक ग्राम में किए थे, या और अन्य नाम देगा। तो आप लोग को ये तीनों नाम याद रहेगा, तभी आप टिक मार पाओगे कि हाँ ये हमारा आंसर सही, राइट है। ये प्रथम उपदेश क्या दिए थे, प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश महावीर जी ये प्रथम उपदेश दिए थे राजगिरी के ब्राकर नदी के तट पर दिए थे। विपुला पहाड़ी वहाँ है एक, उस पर दिए थे। राजगृह में दिए थे। कहाँ दिए थे, राजगृह में। कहाँ, विपुला चल पहाड़ी पे, विपुला चल पहाड़ी पर दिए थे ये उपदेश। और प्रथम वर्षावास इनका कहाँ रहा है, इनका प्रथम वर्षावास इनका अस्तिका ग्राम में रहा है। प्रथम वर्षावास इनका अस्तिका ग्राम में रहा है, अस्तिका ग्राम। और ये निर्वाण कहाँ किए थे, निर्वाण
पावापुरी में। पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? ये राजगीर के समीप है, राजगीर के समीप है पावापुरी। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकार की संख्या कितनी है? कोई बता सकते हैं? आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम बताते हैं। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाली संख्या 2 है। एक महावीर पावापुरी है, निर्वाण प्राप्त करने वाले, निर्वाण प्राप्त करने वाले कितने हैं? 2। पहला महावीर, महावीर कहाँ प्राप्त किए थे? पावापुरी, अभी मैंने ऊपर बताया पावापुरी। दूसरा वसुपूज्य, वसुपूज्य ये कहाँ किए थे? चंपा में, चंपा, ये वसुपूज्य और चंपा में किए थे। चंपा में किए थे। समेत शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकार की संख्या, कौन सा शिखर? समेत शिखर, समेत शिखर पर प्राप्त करने वाले की संख्या कितनी है? 20 है, याद रखिएगा। समेत शिखर कहाँ है? झारखंड में है। अब चलिए संगीति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। संगीति के बारे में, ये जैन संगीति कब हुआ था? पहले हम लोग जैन संगीति के बारे में देखते हैं। जैन संगीति, जैन संगीतियाँ, ये प्रथम संगीति के बारे में बताते हैं आपको। प्रथम संगीति, प्रथम संगीति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्रथम संगीति ये कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान ये पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। इसके ये कब हुआ था? वर्ष 310 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। ये संगीति का क्या परिणाम निकला? परिणाम भी जान लीजिए। ये संगीति हुआ, उसके बाद लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। परिणाम हुआ कि लुप्त ग्रंथों का संकलन, लुप्त ग्रंथों का संकलन। और दूसरा क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया, हुआ दिगंबर में विभाजन, ये हो गया। इसके बाद द्वितीय संगीति हम लोग देखते हैं। द्वितीय संगीति कब हुआ था? कौन सा? जैन का। जैन द्वितीय संगीति कब हुआ था? द्वितीय संगीति 512 में हुआ था। ये किस जगह पे हुआ था? स्थान ये वल्लभी में हुआ था, वल्लभी, जो कि अभी गुजरात में है। ये गुजरात में पड़ता है अभी वल्लभी। ये वर्ष कब हुआ था?
512 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष की बात करें तो ये देवर्धि क्षमा शर्मन थे। देवर्धि क्षमा शर्मन थे। इनका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये सेम हुआ। ग्रंथों का संकलन किया गया। ग्रंथों का संकलन किया गया। ये दो इम्पोर्टेंट द्वितीय फर्स्ट और सेकंड ये संगति दोनों इम्पोर्टेंट थे, इसलिए ये बताना जरूरी था। अब चलिए देखते हैं बौद्ध संगति के बारे में। कब और कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये देखते हैं। कौन सी संगति? बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध संगति ये प्रथम संगति के बारे में आपको मैं बताता हूँ पहले। प्रथम संगति, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बता रहा हूँ, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये किस जगह हुआ था? स्थान इसका था प्रथम बौद्ध संगति का राजगृह। कहाँ थी? राजगृह, राजगीर। ये कब हुआ था? ये वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप। और उस टाइम शासक कौन से थे? ये अजात शत्रु के समय में ये हुआ था। शासक किनके शासनकाल में हुआ था? शासक अजात शत्रु थे। जात शत्रु। अब प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ था इस संगति में? शतु एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। परिणाम या कार्य, या कार्य, शतु एवं विनय पिटक का संकलन, पिटक का संकलन किया गया था। अब चलिए दूसरा संगति के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति ये कहाँ हुआ था? स्थान वैशाली में हुआ था। ये वैशाली में। ये कब हुआ था? वर्ष 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में। इस संगति के अध्यक्ष कौन रहे थे? इस संगति के अध्यक्ष शुभुकामी थे। शुभुकामी इसके अध्यक्ष रहे थे। इनके इस संगति के प्रमुख कार्य क्या थे? प्रमुख कार्य अस्थवीर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया था। अस्थवीर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक कि अब तृतीया संगति कब हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति
बौद्ध संगीति। तृतीया ये बौद्ध संगीति, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा। तृतीया बौद्ध संगीति ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थल देखा जाए तो स्थान लिख लीजिए, पाटलिपुत्र में। वर्ष किस वर्ष हुआ था? 247 में ईसा पूर्व में, 247 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष मोंगली पुत्र तिस्त, मोंगलीपुत्र तिस्त थे। और उस टाइम के शासक कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीत के टाइम के शासक जानते ही हैं, अशोक, सम्राट अशोक थे। ये शासक थे उस टाइम के। इनके समय में प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे? कार्य अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अब चलिए पढ़ते हैं आगे चतुर्थ संगीति के बारे में। इसके बाद हम लोग क्लास को द एंड करेंगे। चतुर्थ संगीति के बारे में। इसके स्थान, चतुर्थ संगीति ये कहाँ हुआ था? ये स्थान कश्मीर में हुआ था। 3 बिहार में हुआ था और एक कश्मीर में, चौथा थर्ड तक कश्मीर में हो, फिर इसके बाद चौथा ये कश्मीर में हुआ। स्थान कश्मीर में। पहले इसे कुंडल वन के नाम से भी जाना जाता था। कुंडल वन कब हुआ था? समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, पहली शताब्दी ईसवी में। उस टाइम के शासक कौन से थे? शासक कनिष्क थे। और इसके अध्यक्ष, इस संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। वसुमित्र ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब प्रमुख कार्य क्या क्या हुए हैं? प्रमुख कार्य हीनयान एवं महायान में विभाजन कर दिया गया है। और किसमें? महायान में। विभाजन। आप लोगों ने आज का क्लास यहीं तक रखिए। इसके बाद हम कल नए क्लास में स्टार्ट करेंगे बिहार स्थित बौद्ध महावीर के बारे में। और कल ये क्लास हिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार लोक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करेंगे, भूगोल में स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।